अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में 300 क्रॉस कर गया है डॉलर ओपन मार्केट में। पहले मैं ज़रा चाइना के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊं कि चाइना की जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अभी अपनी ब्रीफिंग की थी। तो उनसे पूछा गया कि आपकी मार्च के महीने में पाकिस्तान ने आपके $2 बिलियन की लोन वापस करनी है, तो आप उस सिलसिले में क्या कहेंगी कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताऊंगी, मुझे अभी नहीं पता। अभी चाइना ने लास्ट वीक $700 मिलियन की एक लोन पास की है। चाइना की एक बैंक ने, चाइना की एक दूसरी बैंक ने $500 मिलियन की लोन साइन की है। तो पाकिस्तान ने बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, 3.8 बिलियन क्रॉस कर गए। तो भाई साहब, बात दरअसल ये है कि आप खर्चा तो कोई कर नहीं रहे हो, लोन जो वापस करनी है वो दे नहीं रहे हो, इंटरेस्ट जो वापस करना है वो आप दे नहीं रहे हो, इंपोर्ट आपने बंद की हुई है। जर्मनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट और जर्मनी एम्बेसडर इन पाकिस्तान ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का में जर्मनी का पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यूरोप में जर्मनी के साथ पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान जर्मनी की मर्सिडीज़, BMW और ऑडी गाड़ियाँ काफ़ी ख़रीदता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक अरसे से LC खोलनी बंद कर दी और हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ ख़रीदनी बंद कर दी हैं। LCयाँ नहीं खोल रहे, इंपोर्ट बंद कर दी है। तो ये फिर मामला ख़राब हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ उसको हमने GPS प्लस का स्टेटस दिया हुआ है, और GPS प्लस का स्टेटस फिर आप लूज़ कर जाएंगे अगर आपने इस तरह इंपोर्ट बंद रखा और आपने अगर LCs खोलनी शुरू ना की, तो फिर यूरोपियन यूनियन आपके GPS स्टेटस को ख़त्म कर देगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होगी। लेकिन ये है कि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन थी माओ निंग, उन्होंने ये भी कहा कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में है और हम चाइना और पाकिस्तान की बहुत मजबूत दोस्ती है, हम अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ रहे हैं, और पाकिस्तान की इस सिचुएशन की वजह एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री जो है ना, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी ऐसी पॉलिसीज़ लगाता है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के ये हाल हैं। बगैर नाम लिए इन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका के हवाले से ये बात की। तो अज़ीज़ दोस्तों, चाइना के हवाले से ये सिचुएशन है। चाइना के जो अभी चाइना के उसने ख़त लिखा है सिंध गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में है ना सबसे ज़्यादा जो चोर गवर्नमेंट है ना, वो सिंध गवर्नमेंट है, और सिंध गवर्नमेंट जितनी चोरियां करती है ना उसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलव्वस होती है ये सिंध गवर्नमेंट। अभी थरकोल की एक कंपनी है सिंध में, चाइनीज़ कंपनी के चेयरमैन मैंग ढोंग आई ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के नाम एक ख़त लिखा कि हमारे जो थरकोल में जो इंस्टॉलेशंस हैं उसमें चोरियां बहुत हो गई हैं और काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे बहुत ही कीमती स्टील, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर जो वहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं उसमें से डिवाइसेस बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं, और जब चोरी करने वालों को पुलिस के पास पकड़ाया जाता है तो ऊपर से सिंध गवर्नमेंट के कोई ना कोई लेके आदमी आके उनको छुड़वा जाते हैं। तो इस तरह मामला ख़राब हो जाएगा। और चेयरमैन ने, चीनी कंपनी के चेयरमैन ने ख़त में यह भी लिखा कि इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो रही है, क्योंकि थरकोल से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी सिंध में सप्लाई हो रही है। इन्होंने कहा कि थरकोल ब्लॉक 1 की बाढ़ से 2 किलोमीटर दूर तक किसी भी सिविलियन का आना बंद किया जाए, वरना मामला और ख़राब हो जाएंगे। अजीज़ दोस्तों,
पाकिस्तान जैसे चोर मुल्क में चाइनीज़ भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब ये देखें, सिंध में एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग में सब दुआ मांग रहे हैं। अब कोई पूछे कि इसमें बीच में चाइनीज़ जो बैठा है वो तो किसी भगवान, किसी अल्लाह पे बिलीव नहीं करता, वो किसकी दुआ मांग रहा है? वो शायद यही दुआ मांग रहा है कि हमारे पैसे ना डूब जाएं। तो ये चोर गवर्नमेंट है। दुनिया यहाँ पे जो मदद देती है ना, वो मदद भी बेच के खा जाते हैं। ये USAID के गंदम और चावल जो हैं ये बिक रहे हैं, गोडाउनों में भर भर के सिंध गवर्नमेंट के लोग बेच रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जितनी चोरियां करती है उसका कोई हिसाब नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सिर्फ माल बनाने पे लगी हुई है। पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है, और यह है कि ये PDM को भी इन्होंने इसीलिए बनाया है कि ये चोरियां जितनी कर सकते हैं करें, जितना माल बना सकते हैं बनाएं। फिर पाकिस्तान गया भाड़ में। तो अज़ीज़ दोस्तों, मुसलसल सैलाब की मदद का सामान और जो भी आ रहा है ये भी बिक रहा है, जबकि पंजाब के हालात भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पंजाब में भी इस वक्त जो लूटमार है, अब ये पंजाब के एक वज़ीर हैं, ये कह रहे हैं, नून लीग के हैं, ये कह रहे हैं, मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। अब इसकी, ये गरीब आदमी है, इसकी सैलरी 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया इसका किराया है। कहाँ से दे रहा है भाई? और 3 लाख रुपया किराए के घर में रह कैसे रहे कि गरीब आदमी? पाकिस्तान में एक गरीब आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपया नहीं है महीने की। उसके पूरे घर का खर्चा 30,000 से में पूरा, मतलब मुश्किल से वो 30,000 भी नहीं कमा पाता, और ये 3 लाख के किराए में घर रह रहा है। ये गरीब आदमी है। अभी इमरान खान के जो वसीम अकरम थे, उस्मान बुज़दार, जो उसके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनके घर पे छापा मारा गया। उनके घर पे छापा मारा गया तो अज़ीज़ दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि इसके घर से नोटों के अंबार निकले हैं, नोटों के ढेर निकले हैं। ये उस्मान बुज़दार के एडवाइज़र एग्रीकल्चर थे, अब्दुल हाई दस्ती। इसके घर से 12 करोड़ डॉलर निकले हैं, 12 करोड़ डॉलर। और ये एक एडवाइज़र की कहानी है। तो आप सोचें कि PDM तो चलो चोर है ही, इमरान खान की टीम भी कोई फरिश्तों पे नहीं थी। सोचें KP में पिछले 10 साल इसने हुकूमत की है, इसके चोर लोगों ने कितना चोरी किया होगा। सुना है, एक अंदाज़ा है कि खाली इसका एक अली अमीन गंडापुर जो था ना, उसका रोज़ का 16 करोड़ रुपए का गबन करता था ये। अब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चोर ही बैठे हुए हैं, तो आप इस पे क्या तवक्को करोगे? ये अभी एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में ये लतीफ़ा सुनाया है। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में आर्मी है ना, ऐसे ही लोगों को वजीर बनाती है। बात दरअसल ये है कि जी एक रियासत का बादशाह था, उसने अपने बहनोई की सिफारिश के ऊपर एक बंदे को मौसम का वजीर रख लिया। उसने कहा कि जी कुछ दिनों बाद शिकार पे जाना है, तो वजीर से पूछा कि जी मौसम कैसा है? उसने कहा जी बड़ा चंगा है जी, जाइए आप। वो शिकार पे निकले तो एक कुम्हार मिला। उसने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जी मैं शिकार पे जाना। मौसम तो खराब है, बारिश होने वाली है। कहते हैं नहीं, मेरे वजीर ने कहा नहीं होगी। कुम्हार को जो है 2 कोड़े लगाए जाए। 2 कोड़े लगाए गए, चले गए, आगे गए तो तूफानी बारिश हो गई, शदीद बारिश, जिसकी वजह से शिकार कैंसिल हुआ। वापस आए वजीर, 2 काम किए वापस आके। सबसे पहले वजीर को निकाला जी, दूसरा काम यह किया कुम्हार को बुलाया। कुम्हार को कहा तुम लगोगे वजीर। कहता सर मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो बस इसलिए बता सकता हूं आपको कि जब बारिश होने वाली होती है मेरे गधे के जो है वो कान नीचे हो जाते हैं, और जब बारिश नहीं होने वाली होती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये सुनने के बाद बादशाह ने कुम्हार को भी बाहर निकाला और गधे को वजीर रख लिया। यहां से गधों को वजीर रखने की रिवायत शुरू हुई। सवाल मेरा यह था सर, वहाब रियाज जब से वजीर खेल बने उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन आ गई है। हमारे बिलावल जो सिंध के बादशाह बने हुए हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं। मतलब आप ये बताएं कि इस भिखारी मुल्क की इस वक्त पॉलिसी तो कोई है नहीं, फॉरेन पॉलिसी, और भीख मांग रहे हैं।
खाने को पैसा नहीं है, ये फिरता टुरता रहता है। ये इसका हवाई जहाज़ है। 20 फरवरी को ये ताशकंद में था। ताशकंद से ये जर्मनी गया म्यूनिख, इसका हवाई जहाज़ प्राइवेट, इसका अपना हवाई जहाज़ है भाई, मतलब सरकारी। ये आम फ्लाइटों में नहीं सफ़र करता। म्यूनिख जर्मनी गया, वहाँ से लिथुआनिया गया। अब ताशकंद से जब आप नक्शे में देखें तो लिथुआनिया बिल्कुल ताशकंद और जर्मनी के बीचों बीच है। तो भाई साहब तुम लिथुआनिया उतर जाते, नहीं, म्यूनिख गया, वहाँ से फिर लिथुआनिया आया। फिर 21 फरवरी को अगले दिन लिथुआनिया से बुदापेस्ट हंगरी गया। 22 फरवरी कराची आया। फिर 23 फरवरी वापस ताशकंद गया। फिर 24 फरवरी ताशकंद से इस्लामाबाद आया। क्या ऐसे इसकी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है कि हमारी तो समझ से बाहर है। सिर्फ फिर तो ठुड़ता रहता है और कुछ नहीं है। ये पिछले 1 साल से ये फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का। इन 365 दिनों में ये कम से कम 325 दिन पाकिस्तान से बाहर या हवाई जहाज़ में रहा है। अजीज़ दोस्तों, हमारे पीटीआई के लोग, आपको पता ही है कि ये सब किसी न किसी पार्टियों से छलांग मार के पीटीआई में आए थे। तो ये बात है, आज से कुछ साल पहले शाहज़ेब खानज़ादा का जियो पे एक प्रोग्राम था। इसमें इस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, वो उस वक्त जमात इस्लामी में थे। और फवाद चौधरी जो इमरान खान के चमचे बने हुए हैं पिछले कुछ सालों से, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टेररिस्ट कह रहे हैं। सुनिए ज़रा। पहली बात तो शाहजेब, मैं यही तनकीद से ही शुरू करने वाला था कि आप एक तो प्रोड्यूसर साहबा को कहें कि तहरीके तालिबान का एक ही तर्जमान काफी होता है। जब आप राजा साहब को भी बुला रहे हैं और अलवी साहब को भी बुला रहे हैं तो दोनों ही एक ही है, फिर एक ही काफी होता है। देखिए ये 2-3 घटिया बात ये लोगों कर को रहे फिर हैं। बातें सुननी पड़ती हैं। देखिए अब बात यह है, अलवी साहब आपकी सारी सोच ही घटिया है, तरीके इंसाफ का नैरेटिव ही घटिया है, मेरी बात करें। पहली बात के बाद बात सुन लें। बात जब आप हमायती हैं तो हमायती हैं, उसमें क्या है? जब आप हमायती हैं तो हमायती तो सुने ना बात। अब अच्छा चोई साहब, आप क्यों मिस रहे हैं इस बात पे? आप अपनी बात कर लीजिए ना, फिर मैं साहब की तरफ चला जाऊंगा। पर्सनल होने की क्या जरूरत है? तरीके तालिबान पाकिस्तान की कोई इसमें शुबा ही नहीं किसी को। तरीके पाकिस्तान, तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी तरीके तालिबान का पॉलिटिकल विंग है। कोई इसमें किसी को शुबा नहीं है, मुझे तो कोई शुबा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ तक आगे बात कर लीजिए। अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। रुपए की हालत ये है कि 300 रुपये से भी 300 रुपये में भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। ऑफिशियल रेट है ना इंटर बैंक का, वो 290 रुपया था। अभी 261 रुपया था कुछ दिनों पहले। 29 रुपया ऑफिशियल रेट बढ़ गया। और कामरान खान जो हैं जियो के दुनिया न्यूज़ के एंकर, वो कह रहे हैं 325 में भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। 325 में भी। तो हम अंदाज़ा लगाएं कि चले हम ज़्यादा 325 में नहीं जाते, हम कहते हैं 300। 40 रुपया भाव बढ़ा है पिछले एक हफ्ते में। 40 रुपया भाव बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका अगर $100 बिलियन का कर्जा है ना, तो आपका 100 बिलियन डॉलर का कर्जा है ना, तो आपका 40 रुपये का रेट गिरने से 4000 अरब रुपए का आपका कर्जा बढ़ गया। 4 करोड़, मेरे को तो हिसाब भी समझ, 4 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया कर्जा। अगर $100 बिलियन कर्जा है, हालांकि कर्जा 100 बिलियन से बहुत ज़्यादा है, शायद 130-140 बिलियन डॉलर है, लेकिन आप अगर $100 बिलियन भी लगाएं और $1 का रेट 40 रुपया बढ़ने से 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पाकिस्तान का बढ़ गया। ये 2-3 दिनों में भाव बढ़ने से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तेज़ी से इसकी कब्र खोदी जा रही है इस मुल्क की। ये मुल्क ऐसा तबाह हो रहा है। ये देखें, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग से।
रेप्यूटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान की मार्केटें डिफ़ॉल्ट होनी है। क्यों? कि इस साल आपको अगले 2 महीने में पाकिस्तान को $7 बिलियन की रीपेमेंट करनी है लोन्स की खाली। और डॉलर का भाव बढ़ने से अब आप सोचें कि जब आप रुपयों में ये पैसे निकालेंगे तो क्या हालत होगी। 2 महीने में $7 बिलियन भरने हैं आपने खाली लोन, इंटरेस्ट और बॉन्ड जो मैच्योर हो रहे हैं। बाकी इंपोर्ट एलसियाँ ये सब अलग, जो आपको ख़रीदना है पेट्रोल वगैरह वो सब अलग। मूडी और फैच ये जो 2 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग गिराई है, इसके बाद से तो पाकिस्तान का मामला और ख़राब हो गया है। और विलियम ब्लेयर इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के फंड मैनेजर जॉनी चेन ने कहा है कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान के रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का जो 8.25% का जो बॉन्ड था वो 0.8% लो आ गया है, अब 51% ऑन द डॉलर हो गया है। यानी $1 का जो बॉन्ड था वो आधे डॉलर का हो गया है और रोज़ इसकी रेटिंग गिर रही है। इसने कहा कि जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीनों में पाकिस्तान को $11 बिलियन खाली कर्जा वापसी के चाहिए। $11 बिलियन की कर्जा की किस्तें ड्यू हैं जून तक। पाकिस्तान को चाइना ने 700 मिलियन एक बैंक ने दिया, चाइना की एक और बैंक ने 500 मिलियन दिया, ये सब है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान तेज़ी से धंसता जा रहा है। ऐसे में हमारे जो डॉक्टर हैं फाइनेंस के, इसाक डार को इसाक डालर भी कहते हैं, और इसाक डार वो सर्जन है जिसको गांव में सर्जन माना जाता है, जो बच्चों की खतना करता है उसको सर्जन माना जाता है गांव में, इसकी इतनी इज्जत होती है। तो हमारे यहाँ भी इसाक डार की इतनी इज्जत है। और इसाक डार अभी एक कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि सुना है आप रिज़ाइन कर रहे हैं। 4 बज के 10 मिनट में 4 बज के 10 मिनट 4 बज के 10 मौजूदा सूरत 4 बज के 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। 4 बज के 10 मिनट। डॉक्टर साहब आप इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? इस्तीफा देने जा रहे हैं 10 मिनट पे 4 बज के 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे कोई काम करने में? तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया आप चले भाई आप चले ना यार, कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुताल्लिक जो है कल शबर से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बज के 10 मिनट में तशरीफ लाए फिर बात हो। शबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं आजकल में सर। उसने किया टेस्ट बोल के साथ, जो उसने बराबर किए हैं वो सबको पता है। तो यही बात करें सर आप। अरबों रुपए के रिफंड दे के चला गया, जो कि उसको जेल में होना चाहिए उसको इस वक्त। और शफकत तरीन साहब को सर, ये नवाज शरीफ के समधी हैं। नवाज शरीफ के समधी हैं, गुस्सा बहुत जल्दी इनको आ जाता है, और इन्होंने फिर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं उन लोगों को झूठा बताता हूँ जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान किसी सूरत में डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और ये और वो और ये सब मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ कह रहा है कि जिस तरह इंसाफ इमरान खान को मिल रहा है, अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो पाकिस्तान से मुझे हटाया ना जाता प्राइम मिनिस्टर पद से, तो आज पाकिस्तान हवाओं में उड़ रहा होगा। तो भाई साहब, पाकिस्तान तो हवाओं में ही उड़ रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में 50 लाख लोग इस वक्त भूख का शिकार हैं, भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान में एक कहत वाली सूरत हाल है। कहत किसको कहते हैं? वो भूकंप कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जिसमें खाना पीना नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त कहत जैसी सूरत हाल है, लेकिन यह है कि इंसाफ जो है वो इमरान खान को बराबर मिल रहा है। अदालतें तो बढ़ चढ़ के इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। ये जनरल अमजद शोएब, आपको याद होगा, गिरफ्तार हुआ था, दूसरे दिन अदालत ने छोड़ दिया। कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत अभी इस मुल्क में है। तो इंसानियत तुम जैसे पंजाबी जनरलों के लिए बची हुई है। वो पीटीएम के अली वजीर ने भी आर्मी पे क्रिटिसाइज किया था, जिस तरह तुम कर रहे हो। तुम्हें तो एक दिन में अदालतों ने जमानत नहीं, बाइज्जत बरी कर दिया, एक दिन में फैसला कोर्ट का।
क्या चार्जशीट, क्या केस, क्या इंक्वायरी, क्या अदालत, क्या वकील की बयानबाजी, क्या कुछ भी नहीं। अदालत में पेश हुआ, आधे घंटे में तो अदालत ने बरी कर दिया। और वो अली वजीर कई साल तक जेल में रहा, उसने भी आर्मी पे क्रिटिसाइज किया था। कसूर ये था कि वो एक पख्तून था, ये भाई साहब एक पंजाबी जनरल है, इनका मुल्क है, इनके बाप का मुल्क है, इनको आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। इनका तो मतलब सारा हिसाब किताब है इस मुल्क में। गरीबों का तो ये हाल है, ये हॉस्पिटलों का हाल है पाकिस्तान में। ये गांव गोठ की बात नहीं हो रही, ये शहरों का हाल है। ना एजुकेशन है, ना इस मुल्क में आपके पास हेल्थ सर्विसेज हैं, ना ज़रूरी यूटिलिटी लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, कुछ नहीं है। आटा, दाल, चावल, चीनी, कुछ भी नहीं है। और ये भाई साहब पाकिस्तान को आज भी पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। और पाकिस्तान को चाइना जितना भी बचाने की कोशिश कर ले, आईएमएफ अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा। आईएमएफ ने कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ 2%, फ़ौरन 20% पे ले आए। गरीब आदमी पे टैक्स लगाओ, फ़ौरन 170 बिलियन रुपए का टैक्स लगाया। जो आईएमएफ कह रहा है वो मान रहे हैं, जो आईएमएफ एलिट के लिए कह रहा है वो नहीं मान रहे। ना आर्मी के ऊपर कोई वो हो रहा है, खाली बयान की हद तक कि आर्मी का हम बजट कम करेंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में आर्मी के बजट को कोई हाथ भी लगा सके। तो अजीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। आटा मिलों ने, आटे की जो मिलें हैं, इन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्ट्राइक अनाउंस कर दी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि हम हड़ताल कर लें। हम अपना काम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कराची, नवाबशाह, हर शहर में इन्होंने अपनी मिलों को बंद कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास गंदुम होगी तो हम आटा देंगे, हमारे पास गंदुम ही नहीं आ रही भाई, तो हम कहाँ से स्टैंडर्ड का आटा देंगे। और इन्होंने कहा कि हम 95 रुपये किलो का आटा जनवरी में बेच रहे थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं, अब तो हम 120 रुपये का आटा भी नहीं बेच पा रहे, तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अजीज़ दोस्तों, आपको पता है कि PSL चल रहा है। हमारी एक गंदी कौम है। कहते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन हमसे ज़्यादा गंदा कोई नहीं है। और हम तो इतने ज़्यादा गंदे हैं कि हम अपनी गंदगी भी खुद साफ़ नहीं करते। खाली काफिर गंदगी हमारी साफ़ करेगा। हमारे यहाँ सफाई का काम मुसलमान को अलाउड ही नहीं है। ये और बात है कि ये सारे मुसलमान यूरोप अमेरिका में आके टॉयलेटें ही साफ़ करते हैं, गटरें ही साफ़ करते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, PSL चल रहा है। PSL में ये देखें, डेविड वीज़ा जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, अब नमीबिया के लिए खेलता है, ये PSL खेलने आया है, लाहौर कलंदर से खेलता है। ये देखें कचरा उठा रहा है। ये काम पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी करता नज़र नहीं आएगा। ये इनकी शान के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये बेचारा पूरे ग्राउंड से बोतलें, कचरे, और ये ग्राउंड में कचरा है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आम पब्लिक नहीं थी, ये हमारे प्लेयर और ये सब थे। और पूरी दुनिया में जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो चलो खुद तो तुम लोग नालायक हो, कम से कम दुनिया को देख के तो कुछ सीखते। लेकिन ये इनकी हालत है। अजीज़ दोस्तों, वसीम अकरम की किताब आई है जिसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोगों को मज़ा नहीं आया पाकिस्तान को। जैसे कि इन्होंने एक जगह लिखा कि मैं अपनी जो मेरी बीवी जिसका इंतकाल हो गया है, उसके साथ मैं सिंगापुर जा रहा था, तो रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए हमारा हवाई जहाज़ चेन्नई इंडिया में रुका, तो मेरी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई। तो मैं रोने लगा कि मेरे पास तो इंडिया का वीज़ा भी नहीं कि मैं इनको अभी इधर हॉस्पिटल में ले जाऊं चेन्नई में ही। तो इंडियन अथॉरिटीज़, चेन्नई एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ आई अंदर और मुझे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, ये इंसानों का देश है, हम इंसानियत पे बिलीव करते हैं, कोई वीज़ा शीज़े की ज़रूरत नहीं। फ़ौरन एम्बुलेंस आई और मुझे और मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले गए। और मेरी बीवी का उधर कोशिश की गई बचाने की, लेकिन बच नहीं सकी, वो उसकी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में मैं वो इंडियनों का
वो जज्बा और वो उनकी जो इंसानियत वाली फीलिंग है उसको कभी भुला नहीं सका। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इंडियन लोग इंसानियत से भरे पड़े हैं और ये सनातन का हमेशा से रूल रहा है। सनातन मीन्स इस्लाम, इंसानियत, सॉरी। अजीज दोस्तों, उसी किताब में वसीम अकरम लिखते हैं कि 2003 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था। उसमें हमारे कैप्टन वकार यूनुस थे। तो उस वक्त सईद अनवर जो कि तबलीगी बन चुके थे, वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। तो जब हम बस में जा रहे थे ग्राउंड की तरफ एयरपोर्ट से, तो सईद अनवर ने बस का माइक पकड़ा और हमें एक खुतबा दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ये मालूम पड़ा है अल्लाह की तरफ से कि इस बार का वर्ल्ड कप है ना, वो पाकिस्तान जीतेगा और इस बार है ना, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजेगा जो हमारी मदद करेंगे। सईद अनवर की ये बात हमें दिल को लगी, लेकिन हुआ ये कि वर्ल्ड कप में हम खाली 2 मैच जीत सके, एक नमीबिया से और एक हॉलैंड से, नेदरलैंड से, जो दुनिया की सबसे कच्ची टीमें थी। नेदरलैंड तो उस वक्त 2003 में तो बिल्कुल कच्ची थी, और नमीबिया। वो बोले वर्ल्ड कप से आउट होने वाली मेन टीमों में से हम पहली टीम थे जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये खाली सईद अनवर ने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं, ये सारे पाकिस्तानियों को ऐसा ही चूरन शुरू से चटाया गया है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के आम आदमी को हमें ये भाषण दिया जाता है कि 65 की जंग हम इंडिया से जीते थे और उस जंग में बाकायदा फरिश्ते आए थे आसमान से और वो इंडियन लोगों को मार रहे थे फरिश्ते, और हम जीत गए थे। ऐसे ऐसे हमें चूरन दिए गए हैं कि अजीज़ दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं अताउल्ला कुर्द की ये आपके सामने एक 2 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ। ये आपको मैंने पहले भी इनकी एक वीडियो दिखाई थी। ये आर्मी के ख़िलाफ़ खूब बोलते हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी जज्बाती हैं। ये आपको कुछ बता रहे हैं आर्मी के हवाले से। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्ट। 6 साल से 6 7 8 साल से बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, कोई पता नहीं है। क्या बात करते हैं, कौन सी जुडिशरी मौजूद है? कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो जो हमारे सामने है, वो जो जिसमें हम पेश होते हैं, वो अदालतें, वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक इंसाफ के लिए, अपनी दादरसी के लिए मौजूद होते हैं। जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे, अपनी रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। क्यों हम इस हालत में पहुंचे? ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है।
22 करोड़ आवाम का मुल्क है और एक जर्नल एक जर्नल एक जर्नल एक जर्नल एक जर्नल